नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। आइए आज हम सब बातें करेंगे आपको भारत में इस्लाम धर्म का आगमन, यानी एक सीधी सीधी बात कि आज से हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि इतिहास लेखन के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। वैसे तो आपको जो है कि मध्यकालीन भारत में शुरुआत 712 से हो जाना चाहिए था, क्योंकि विदेशियों का आक्रमण 712 ईस्वी में सर्वप्रथम तुर्कों का भारत पर आगमन अरबों का आक्रमण भारत पर होता है। ठीक, लेकिन इतिहास वहाँ से न मानकर मध्यकालीन, बल्कि मध्यकालीन इतिहास को आपको कहाँ से माना जाता है, तो मध्यकालीन इतिहास को आपको 1206 यानी जहाँ से दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है वहीं से इसके आपको जो है नींव मानी जाती है। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के स्थापना हुए और इसके बाद यानी कह सकते हैं कि 1206 से लेकर आपको 1856 तक हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं। और इसमें चूँकि इस पे आपको कुल एक मुगलिया सल्तनत और एक दिल्ली सल्तनत, इन 2 राजवंशों ने शासन किया। अब इसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। एक आपको जो है गुलाम वंश की स्थापना ऐबक के द्वारा की गई। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। और सैयद वंश के स्थापना जो है खिज्र खां के द्वारा की गई। वहीं आपको लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की जाती है। इन 5 राजवंशों में सबसे कम समय तक, लगभग 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहता है, जबकि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला राजवंश जो था वह तुगलक वंश माना जाता है। अब चूंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में इस्लाम का आगमन, यानी इस्लाम धर्म के उदय से हम लोग आज पढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब से आज हम सब पढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे कि आधुनिक धर्म माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में 56 राष्ट्र जो हैं इस्लामिक राष्ट्र वर्तमान में 57 हो गए हैं नया। ठीक है ना, 57 राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं। तो इस तरह आप सब जो है इस्लामिक परंपरा रीति रिवाज को देखते हैं। चूँकि इस्लामिक कानून जो हैं ये आपको जो उनके पुस्तक कुरान शरीफ और हदीस की आयतों के आधार पर इनके कानून की नींव रखी गई है। ठीक, तो यहीं से और हम सब देखेंगे। तो आइए एक ब्रीफ छोटी सी जानकारी देनी थी। इसके बाद आपको जो है कि मुगलिया हैं और मैंने सारी बातें आप सबको पढ़ाई भी है और क्विज के माध्यम से भी ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर लीजिए, आपको कहीं से कोई दिक्कतें ना आए। तो इसीलिए हम सब ने इस तरह के सीरीज या क्विज लेकर आए हैं। तो आइए आपको जो है देख भाई एक काम किया करें, जैसे मैं बताता हूँ, कॉपी कलम आप सब प्लीज़, ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। जब वीडियो देखने लगते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, मान लीजिए मैं भी भूल जाऊं बताते समय, आपके दिमाग में हो और उसको आप नोट कर लीजिए। क्योंकि दिमाग बहुत दिनों तक
स्थिर नहीं रहता। यदि कॉपी है तो आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो इसीलिए मैं आप सबको इतना समझा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि चीज़ों को कम समय में आप अधिक सफलता के लिए दूसरा बच्चा कोई उपाय नहीं है सिवाय पढ़ने का। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं श्रृंखला को, ठीक ना। चलिए, ये आपको पहला ही रहा, मोहम्मद पैगंबर का यानी मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म आपको कब होता है। इनका जन्म आपको पूछ लिया है, कब हुआ था। 542 में, 522, 622 में, 570 में या 670 में। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो था वह आपको 570 ईस्वी में आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ? मक्का। ये मक्का आज है कहाँ? तो ये सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, अरब में आपको मक्का है। ये इस्लामिक सभ्यता के अनुसार है, इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार यह पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है। एक आपको मदीना भी है। जब आपको पैगंबर साहब ने इस जो उस समय मूर्ति पूजा थी उसमें व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे और मूर्ति पूजा को हटाने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग उनका वहाँ पे विरोध किए। ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब को आपको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और इसी घटना को हिजरी संवत के नाम से भी हम सब मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको प्रमुख बातें रही और इसमें विशेष बातें जाननी हो तो मोहम्मद साहब 6 वर्ष के आयु में ही अनाथ हो गए थे और इनका लालन पालन इनके चाचा द्वारा किया गया और इनके चाची जो ताई थे, ताई जी के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है, ठीक ना। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित रही। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध, ठीक, सिंध के विजय कब हुई। तो वैसे आप सबको बता दिया जाए कि मध्य युगीन भारत पर, युगीन भारत पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण हुआ। किसका? अरबों का आक्रमण होगा। ये बात आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आपको कौन सा अरब शासक था जो कि भारत पर सफलता प्राप्त की। तो आपको जो है कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम शासक था जो सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, या जो भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। एक बात, इसने सर्वप्रथम सफलता कब अर्जित की। तो 712 ईस्वी में। नेक्स्ट जो बना आपको, तो इसके आक्रमण के समय
के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। हिंदू शाही राजवंश का शासक दाहिर था, ठीक ना। और ये आपको यही एक लाइन और बता दे रहा हूं कि इसकी जानकारी, इसके विजय की जानकारी चचनामा में मिलती है। किसमें? चचनामा में प्राप्त होती है। ये आपको प्रमुख बातें रही, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? समझ में आ रहा है आप सबको? उम्मीद, देखो जब तक आप सब प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिल्कुल कितना भी पढ़ लो, सफलता आपसे बहुत दूर रहेगी। और प्रैक्टिस से ये होता है कि हमारे सामने प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, ये प्रश्नों के प्रारूप को देखने से ही पता चल जाता है, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक माना जाता है? सुबुक्तगीन, सेबुक्तगीन नहीं भाई, सुबुक्तगीन होता है बाबू। हाय राम, क्या बताऊं मैं। ये आपको कौन? तो सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन आपको महमूद, क्या महमूद? गजनवी, गजनवी या इस्माइल आधा स, इस्माइल या अल्पतगीन, ठीक ना, गीन। इनमें से आपको कौन सा गजनी वंश के स्थापना किसके द्वारा आपको किया जाता है? तो गजनी वंश के स्थापना जो था, ये आपको, ये अच्छा पूछें कि गजनी कहाँ है? गजनी यदि पूछा जाए कि वर्तमान में गजनी कहाँ है, तब आप क्या जवाब दोगे, ठीक ना। तो गजनी जो है ये आपको खुरासान, खुरासान कहाँ है? तब जवाब दीजिएगा कि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ठीक ना, ये गजनी। अब यहीं से आपको प्रश्न जो अगला बना वो आपको क्या बनता है? तो ये गजनी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो गजनी वंश का शासन आपको 900 जो है कि 77 से लेकर 1186 ईस्वी तक, 900, ये शासन काल लिख लो, 977 से 1186 ईस्वी तक ये गजनी राजवंश का शासन रहा। अब इसकी स्थापना किसने की? संस्थापक पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना 977 ईस्वी में आपको जो है कि अल्पतगीन के द्वारा आपको इसके स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तो अल्पतगीन के द्वारा किया गया। अल्पतगीन के विषय में ये कहा जाता है कि यह प्रारंभ में तुर्क गुलाम था और इसके जो अनुयायी थे, या इसके एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग के आसामी जो थे, इसके आसामी जो थे क्या बोलते हैं, हाँ, इसके आसामी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? आसामी का अर्थ होता है कि अनुयायी कह लो या बहुत ज़्यादा भक्त कह लो, ठीक ना। इसके आसामी
इसे गजनी का सूबेदार कहते थे। क्या कहते थे? गजनी का सूबेदार कहते थे, गजनी का सूबेदार कहा करते थे। तो ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन चंदेल शासक आपको महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? ए महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। महमूद गजनवी ये भी गजनी का ही शासक था और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, क्या? भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो अपार धन की प्राप्ति करना, अपार धन की प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और आपको मध्य एशिया में यानी फरगना में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना। समझ में आप सबको आ रही? कैसे? जैसे बताओ वैसे चीजें समझाऊं, ठीक ना? चूंकि देखो कॉपी कलम लेकर आप सबको बैठना पड़ेगा यदि परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं। तो इंटरटेन तो होता रहेगा, इंटरटेन। अब हम भी वही लैंग्वेज में आपको पढ़ाना चालू करें तब थोड़ा सा आप सबको। अब यहाँ पे अब इसने कुल 17 बार, कितना? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने कुल कितनी बार? तो 17 बार आपको भारत पर आक्रमण किया। और लेकिन ये आपको विद्याधर जो था ये इसे से पराजित नहीं हुआ। विद्याधर कहाँ किस वंश का शासक था? तो ये आपको चंदेल वंश का शासक था। और अपने दादा धंग के समान यह महान भी था, ठीक ना? अपने दादा धंग के समान यह महान भी था। इसका यदि शासन काल देखा जाए तब आप देखोगे तो इसका शासनकाल 1018 से लेकर जो है कि 1018 से लेकर 1029 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक ना? ये आपको 18 से 29 और यह महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ये कहाँ का शासक था तब बताइएगा? कन्नौज का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी बहुत बात है, महमूद गजनवी अभी बहुत कुछ बताएंगे, ठीक ना? आगे प्रश्नों के श्रृंखला में चलते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये बात परीक्षाओं में, चूँकि ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, यही सब संबंधित बातें एक एक लाइन के प्रमुख बातें इसमें पूछी जाते हैं या पूछी गई हैं। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कोई और नहीं बल्कि उत्बी था। और ये उत्बी जो था इसने ये दरबारी इतिहासकार और आपको कवि भी माना जाता था। इसने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो तारीख ए यामनी या किताबुल यामनी, किताबुल यामनी इसके द्वारा लिखी गई।
जबकि ये भी उसका दरबारी था। और इसने आपको कौन सा लिखा, तो फिरदौसी के द्वारा आपको जो है शाहनामा, क्या लिखा गया, शाहनामा। चंद्रवरदायी ये किसके दरबारी थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, दरबारी माने जाते। और साथ ही साथ यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी तो थे, इन्होंने आपको पृथ्वीराज रासव की भी रचना की थी। ठीक, हसन निजामी भी पूछता है। हसन निजामी आपको, निजामी जो था ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था। ठीक, और हसन निजामी आपको जो थे ये किसके दरबारी थे, तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे या माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट, आगे शाहनामा के लेखक फरिश्ता, ये फरिश्ता किसके, अच्छा ये गलत है भाई, शाहनामा के लेखक फरिश्ता कहाँ था, फिरदौसी था। ये यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, और फरिश्ता नहीं, सॉरी, फिरदौसी, ठीक ना। शाहनामा के लेखक आपको फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था, तो फिरदौसी आपको बताना पड़ेगा कि महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। महमूद गजनवी के दरबार से ये संबंधित था। ये इसने अफरासियाब वंशज का, ईरान के अफरासियाब वंशज का उल्लेख किया है, ठीक ना। फिरदौसी जो था ये आपको, और बलबन जो था, बलबन इसी राजवंश का स्वयं को कहता था, ये आपको प्रमुख बातें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, अफीफ अल बरूनी, इब्न बतूता या फरिश्ता। अफीफ और फरिश्ता ये तो भारत के ही थे, बचे अल बरूनी और इब्न बतूता। तो ये अल बरूनी जो था ये आया था, ये आपको किसके ये अल बरूनी से संबंधित चीज़ों को आइए देख लेते हैं। इसे अबू रेहान कहते हैं, अबू रेहान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरी बात में आपको ये हुआ कि इसने किताब उल
हिंद या तारीख ए हिंद के पुस्तक के रचनाके, ठीक ना। फिर आगे इसने क्या किया, तो ये प्रथम मुस्लिम था, जो संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। ये आपको बातें। नेक्स्ट और क्या बना, तो और आपको इससे ये बना कि ये आपको इसने राजपूताना काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया है, राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया है। साथ ही साथ इसने कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। ये बातें हुई, ये प्रमुख, इससे संबंधित आपको प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट आप देखिए, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विश्व विजय प्राप्त किया। क्या बात है, ये सबके सब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी के दास ही थे। मोहम्मद गोरी का दास एल्दौज भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था और बख्तियार खिलजी भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पहले, ये इसे ऐसे ही रहने दो, पहले बख्तियार खिलजी के विषय में हम सब बातें करते हैं। बख्तियार खिलजी जो था बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया। इसके साथ ही एक सवाल यहीं से बनता है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और क्या, तो नेक्स्ट जो है इसने सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। सेन को पराजित किया, ठीक ना। ये बातें होती हैं। अब ऐबक जो था यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। नेक्स्ट, ये आपको मोहम्मद गोरी का दास एवं दामाद था, तथा सिपह सलार था। ये आपको प्रमुख बातें हुई। सारी चीजें आपके सामने एक एक में जो प्रश्न पूछा है। इल्तुतमिश कौन था, तो इसे दासों का दास
कहा जाता है, ठीक ना। इसे दासों का दास, या एक लाइन में अभी आगे चुके इल्तुतमिश से आएगा, बातें बताएंगे। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? आपको शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, नासिरुद्दीन कुबाचा को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को, या ताजुद्दीन एल्दौज को? निम्न में से किसे आपको जो है कि इसने आपको जो है ये किया? तो ये आप जवाब दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने आपको प्रथम अख्ता नियुक्त किया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको प्रथम अख्ता के रूप में इसने नियुक्त किया, और ये आपको लगभग 4 वर्षों तक प्रथम अख्ता के रूप में काम किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर? तब मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर आपको देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। जबकि अकबर के सिक्कों पर किसकी बनी हुई थी? तो राम सीता की आकृति, सीता की आकृति इसके सिक्कों पर बनी थी, ठीक ना। ये बात भी याद रखे रहिएगा, मोहम्मद गौरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न पर। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ माता लक्ष्मी की चित्र था, और दूसरे तरफ जो था वह किसका था? तो दूसरे तरफ चित्र आपको किसी और का नहीं बल्कि आपको स्वयं इसका चित्र अंकित था। नेक्स्ट, ठीक। आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं और देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो आपको ये इसमें से जो तराइन का, ये देखिए मुस्लिम शक्ति की स्थापना, तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान, किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? तो वर्सेस आपको गोरी, मोहम्मद गोरी, जिसमें आपको विजय कौन हुआ? तो विजय प्राप्त किया। ये बातें। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह आपको 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध में आपको पृथ्वीराज चौहान, ठीक ना, और वर्सेस मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच हुआ। और इस बार जो है विजयी कौन हुआ? तो इस बार गोरी विजयी हुआ, ठीक ना, विजयी हुआ। और इसी के साथ भारत में आपको जो है दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम शक्ति के स्थापना हुई। कह सकती हो कि भारत में मुस्लिम शक्ति का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुस्लिम शक्ति का संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। कौन? मोहम्मद गोरी आपको था। अब ये अच्छा, यहाँ तराइन के युद्ध के जगह में ये पानीपत में लग गया है। तराइन का युद्ध आपको 1191, ठीक ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह 1556 ईस्वी में, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया।
1526 ईस्वी में बाबर, किसके बीच, पेन चेंज कर दूं, बाबर एवं आपको जो है इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, ठीक ना। और इसमें विजयी कौन रहा, बाबर रहा। और मुगल साम्राज्य की, मुगलिया सल्तनत की नींव इसी से पड़ती है, ठीक ना। मुगल साम्राज्य की नींव आपको किससे पड़ी, तो मुगल साम्राज्य की नींव भारत में इसी से पड़ी। 1556 में ये हुआ, तो इसमें अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। और इसमें विजयी कौन हुआ, तो विजयी आपको अकबर हुआ। ये आपको एक इतिहासकार हैं ईश्वरीय प्रसाद, वो कहते हैं कि अकबर की इस विजय को ईश्वरीय विजय की संज्ञा दी है। तो ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो ये आपको कोई और नहीं, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम भीमद्वितीय ने पराजित किया था। ये आपको भारत में मोहम्मद गोरी के प्रथम पराजय इन्हीं के द्वारा हुई थी। भारत में मोहम्मद गोरी के प्रथम पराजय किसके द्वारा हुई थी, तो भीमद्वितीय के द्वारा हुई थी। ये भीमद्वितीय कहाँ के शासक थे, तो गुजरात के सोलंकी शासक थे। गुजरात के सोलंकी शासक ये माने जाते हैं। और जब पूछे कि इन्होंने कब पराजित किया था, ये भी प्रश्न बन सकता है कि कब पराजित किया था, तब आप बताइएगा कि प्रथम पराजय यही लिख देते हैं 1178 ईस्वी में आपको प्रथम पराजय थी। जब पूछे कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण आपको कब हुआ, तब प्रथम आक्रमण बताइएगा कि 1175 ईस्वी में आपको जो है इसका प्रथम आक्रमण हुआ। ये बातें आप सबको जानकारी मिलती है। और यहाँ पृथ्वीराज तृतीय, यहाँ पेन चेंज कर लो, पृथ्वीराज तृतीय या इन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा, ये आपको द्वारा 1191 में इसके दूसरे पराजय थे। मोहम्मद गौरी के दूसरे पराजय कौन सा युद्ध था, तो तराइन का प्रथम युद्ध ये आप सब देखे होंगे। चीज़ें आप सबको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से मैं एक एक चीज़ें आप सबको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? एक तरफ संस्कृत के लेख थे और दूसरे तरफ उसने चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ये आपको कोई और नहीं था, ये जो था महमूद गजनवी के द्वारा आपको सिक्के जो थे निर्गत किए गए थे। और कुछ एक वाक्य लिखा था, मैं वाक्य भूल गया हूँ, ठीक ना। अच्छा, और जो बता दें कि इसके सिक्कों को दिरहम कहा जाता था, इसके सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। इसने
जो चांदी का सिक्का चलवाया था रुपया था या रुपया, इसके द्वारा चलाया गया था। अकबर के द्वारा राम सीता प्रकार के सिक्के, राम सीता या सीताराम कर लो, राम सीता प्रकार के सिक्के। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न का जवाब आप सब मोहम्मद गोरे, इल्तुतमिश या गजनवी या आपको मोहम्मद बिन कासिम, तो ये आपको जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। इसमें आप थोड़ी बहुत बातें और बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर विजय की जानकारी, सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा में मिलती है, चचनामा में आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक लाइन यहाँ पे भारत में पूछा तो यहाँ जवाब दे देना, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तब आप जवाब दीजिएगा कि प्रथम मुस्लिम शासक कोई और नहीं बल्कि यह आपको फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। ये प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये आपको ये बड़ा प्रश्न फंसाता है, जाटों के विरुद्ध या आपको मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिमों के विरुद्ध या सिखों के विरुद्ध या खोखरों के विरुद्ध, ये आपको हमेशा से प्रश्न फंसाता है। तो ये आपको ये जाटों के विरुद्ध इसका सबसे अंतिम आक्रमण हुआ था, जबकि खोखरों के विरुद्ध किसका हुआ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध, आक्रमण खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मोहम्मद गोरी का, खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था। और जाटों के विरुद्ध आपको किसका था? महमूद गजनवी का आपको जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। हिंदू शाही चलिए ठीक है, शाही में बड़ा वाला सा होगा। हिंदू शाही, ठीक ना। शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानीवश आत्महत्या कर लिया था? ऐसा आत्महत्या करने वाला कोई और नहीं था बल्कि यह जयपाल था, जो आपको पराजित होने के बाद इसने आपको आत्महत्या कर लिया था। ये यहीं पे देख सकते हो कि शायद यहीं पे वह हिंद के प्रथम लड़ाई से तात्पर्य है और ये सिंध का शासक था, ठीक ना। ये सिंध का शासक था और 1001 ईस्वी में आपको जो है महमूद
गजनवी। वैसे तो 1000 ईस्वी में इसका आक्रमण है। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और यह पराजित हुआ, ठीक ना। ये आपको जयपाल, और इसे वह हिंद के प्रथम लड़ाई के नाम से जानते हैं। वह हिंद के प्रथम लड़ाई इसे कहते हैं, ठीक। ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए आगे, शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। कौन? फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। उतबी किस पुस्तक की रचना की है? तो तारीख ए यामनी, तारीख ये यामिनी इनकी रचना मानी जाती है। जबकि अल-बरूनी के किताब उल हिंद ये आपको इनकी रचना मानी जाती है। बर्ने आपको कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना जो है बर्ने के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये आपको जो है नेक्स्ट, चूंकि प्रश्न की संख्या ज़्यादा है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अल-बरूनी जो था ये प्रथम मुस्लिम था जो कि आपको कुरानों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ये शायद मैंने आपको कराया। विद्याधर जो था ये पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे, ठीक ना। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था इसने ही जीता। किस युद्ध में? तो तराइन के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। और यहीं से आपको क्या हुआ? तो आपको मुसलमान मानव का भारत पर शासन प्रारंभ। यहीं से आपको मुट्ठी भर चंद्र भर लोग जो थे वो भारत को रौंद डालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन राजा मोहम्मद गोरे द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? वह आपको कोई नहीं था, वह कौन था? जयचंद्र था। जयचंद्र जो था ये आपको गहड़वाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ठीक ना। आपको जो है 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ, मारा गया, पराजित हुआ और मारा गया, ठीक ना। ये आपको जो था जयचंद्र से संबंधित बातें हुई। नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित काल नामों को काल क्रमों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही से आप लगाइए। तो देखिए, महमूद गजनवी ये आपको लगभग 1000 से लेकर
आपको भारत से जानकारी जो मिलती है 1027 ईस्वी 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो 997 में ही ये गद्दी पर बैठता है से 1027 ये बात रहा। तैमूर लंग ये 1398 में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी का आपको 1175 से लेकर आपको कब तक, तो 1206 ईस्वी तक हुआ। अब चंगेज खां जो है ये आपको कब आता है, तो ये 1225 में शायद ये चंगेज खां का है। तब आप लगा लीजिए तो 2, ये आपको पहला नंबर पे 2, दूसरे पे 3, तीसरे पे आपको 1 और 4, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपको आंसर जो है ये 3 होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह आपको जो है त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ है, आपको ये आपको सही है अथवा नहीं, ठीक ना। आपको जो है त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ है, या उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो ये कह सकते हो कि अल बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया, ठीक ना। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, लेकिन वह जो था आपको धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक ना। ये आपको बातें। नेक्स्ट, महमूद गजनवी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो आप ये आपको महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहासकार उतबे आपको महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। हिंद के जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अरब वासियों के द्वारा हिंद के जनता के प्रति हिंदू शब्द पहली बार अरबों के द्वारा प्रयोग किया गया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को भीमदूती ने सर्वप्रथम पराजित किया था। नेक्स्ट, 11वीं सदी के भारत दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत दर्पण कहा जाता है, ठीक ना। आप किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो अभी ही मैंने बताया कि अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद के रचना की गई थी। और शाहनामा किसके द्वारा? तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई। फुतुहात ए जहांगीर किसने लिखा? तो ये आपको जहांगीर स्वयं के द्वारा आपको आत्मकथा है। किताब उल यामनी किसकी है? तब उतबी की किताब उल यामनी मानी जाती है, ठीक। तो ये आपको बातें रही। नेक्स्ट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो ये प्रथम तुर्क शासक कोई और नहीं, महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान के उपाधि धारण की। नेक्स्ट, आपको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तराइन के युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? तो तराइन का युद्ध जो था वह तराइन का द्वितीय युद्ध कर लो, द्वितीय युद्ध जीतने के बाद ऐबक को कोहराम का गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ का? कोहराम का गवर्नर नियुक्त करता है। मोहम्मद गोरी ने किस दर्रे से मुल्तान पर आक्रमण किया था? क्या सवाल है। तो ये कोई और नहीं, गोमल दर्रे से आपको जो है आक्रमण किया था, गोमल दर्रा से आक्रमण था। नेक्स्ट,
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो सुबुक्तगेन जो था ये आपको प्रथम तुर्क था आक्रमण करने वाला। लेकिन प्रथम विजेता पूछेगा तब आप जवाब क्या दीजिएगा? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बूत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक, बूत का मतलब आपको ताबूत होता है, बूत का मतलब मूर्ति और सिकन का मतलब तोड़ने वाला, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला इसे आपको इसने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी। इसे गाजी यानी विधर्मियों का, यानी जो ऐसे कहो कि विधर्मियों का, काफिरों का कत्ल करने वाला, ये आपको कौन था? तो महमूद गजनवी आपको था। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने महमूद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण के जानकारी देता है? वो कोई और नहीं, हेनरी एलियट जो है, इन्होंने भारत पर 17 बार इसके आक्रमण के जानकारी दी है। नेक्स्ट, भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो तुर्की साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरे को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक ना, तुर्की साम्राज्य का संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, पूर्व का हुमर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का हुमर जो है, यह आपको पूर्व का हुमर किसे कहते हैं? तब आप जवाब दीजिएगा फिरदौसी को पूर्व का हुमर कहा जाता है। और इन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। साथ ही साथ ये आपको किसके दरबारी थे? तो ये दरबारी भी थे आपको किसके? तो महमूद गजनवी के दरबारी थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ था? ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न बना है कि सर्वप्रथम इसका आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में मुल्तान पर सर्वप्रथम इसका आक्रमण हुआ। नेक्स्ट, तुर्कों के भारत विजय को किसने नगरीय क्रांति माना है? क्या सवाल है। तो ये आपको इरफान हबीब भारतीय इतिहास के लेखक हैं और इन्होंने ही आपको जो है नगरीय क्रांति माना है। इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिखते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यदि आ गए तो बाकी की चीज़ें आपको कहीं से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।